हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारी मुख्य सेविकाएँ बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद से भी ज़्यादा बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 60 नोट्स के रूप में जो हर टॉपिक वाइज तैयार कर रहे थे, उसमें हम लोग जो साइंस का पोर्शन था कर चुके थे। आगे आज हम लोग सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है उसको करेंगे। सोशियोलॉजी में पहला टॉपिक है विवाह। लोग विवाह से शुरू करेंगे, तो चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए आज का टॉपिक विवाह, मैरिएज। विवाह का तात्पर्य होता है वधू को वर के घर ले जाना। क्या होता है? विवाह का शाब्दिक जो तात्पर्य होता है वधू को वर के घर ले जाना। और यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक सहयोग एवं संतानोत्पत्ति के लिए दो या अधिक विपरीत लिंगियों के मध्य संबंधों को ही सामाजिक या कानूनी स्वीकृति को ही विवाह कहते हैं। किसको कहते हैं? तब जो यौन संबंधी, विवाह से क्या होता है? यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आर्थिक सहयोग एवं संतानोत्पत्ति के लिए दो या अधिक विपरीत लिंगियों के मध्य संबंधों को सामाजिक या कानूनी स्वीकृति जब प्राप्त हो जाती है तो उसी को ही विवाह कहते हैं। जब यह स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तब उसे विवाह नहीं कहते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं, चलिए देखते हैं। मर्डॉक के अनुसार एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। यह मर्डॉक के अनुसार। आगे रिवर्स का कहना है जिन साधनों द्वारा मानव यौन संबंधों का क्या करता है? नियमन करता है। जिन साधनों द्वारा मानव यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दी जाती है। अब रिवर्स को कैसे तैयार करेंगे? यहाँ नियमन से, यौन संबंधों का नियमन से। और मर्डॉक का यौन संबंधों और आर्थिक सहयोग, यौन संबंध और जहाँ पर आर्थिक सहयोग की बात होगा वहाँ पे मर्डॉक हो जाएंगे, और यौन संबंधों का नियमन जहाँ रहेगा वहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। आगे बोगार्डस का कहना है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। क्या है? पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। और के.एम. कापड़िया के अनुसार है हिंदू विवाह क्या है? एक अटूट धार्मिक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। कब तक? जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, वह विवाह कहलाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर के.एम. कापड़िया के अनुसार। अगला है मैलिनोवस्की कहते हैं विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल के लिए एक समझौता है। वेस्टरमार्क के कहना है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं। मतलब ये विवाह की जड़ें परिवार में हैं और परिवार की जड़ें विवाह में हैं, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब फिर से देखते हैं मर्डॉक का क्या है? नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। और रिवर्स का जो यौन संबंधों का नियमन की बात होगी तो वहाँ रिवर्स हो जाएंगे। बोगार्डस का क्या है? जब स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की जो संस्था है वह विवाह क्या है? एक संस्था है। यदि पूछ ले एग्जाम में विवाह समिति है, समुदाय है, संस्था है, समूह है, तो आप क्या कहेंगे? यह एक संस्था है। डॉक्टर के.एम. कापड़िया हिंदू विवाह एक अटूट है। कापड़िया क्या कहना? हिंदू विवाह जहाँ पे अटूट धार्मिक संस्कार हो और जन्म जन्मांतर की बात हो तो के.एम. कापड़िया। और मैलिनोवस्की के अनुसार है जहाँ बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल की बात होगी, जिनकी देखभाल के लिए एक समझौता होगा, तो मैलिनोवस्की होंगे। चलिए आगे देखते हैं विवाह के प्रकार। विवाह के दो प्रकार होते। कितने? विवाह के दो प्रकार होते, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह में क्या है? जिसमें किसी एक समूह में कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते। मतलब एक समय में एक स्त्री और एक पुरुष, मान लो ये स्त्री हो गई और ये पुरुष हो गई, इनके बीच में जब शादी होती है तो उससे ही एक विवाह करते हैं, ना कि 2-3 लोग हो जाए, ऐसे नहीं। तो जिसमें किसी एक
समूह में कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है, एक विवाह कहलाता है। एक विवाह की प्रथा कहाँ पर है? हिंदू में है, खासी में है। किस में पाई जाती है? हिंदुओं में पाई जाती है, खासी में पाई जाती है, संथाल में पाई जाती है और कादर जनजाति में पाई जाती है। मालिनोव्स्की क्या कहते हैं? एक विवाह के बारे में मालिनोव्स्की का कहना है, एक विवाह ही विवाह का क्या है? सच्चा स्वरूप है। रहा था और रहेगा, मतलब पास्ट में रहा था एक ही विवाह और भविष्य में आने वाले भविष्य में ही एक ही विवाह का स्वरूप रहेगा। यह कौन कहा है? यह मालिनोव्स्की के अनुसार है। अगला है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है द्विपत्नी विवाह, द्विपत्नी बहुविवाह, बहुपत्नी बहुविवाह, बहुपति बहुविवाह, समूह बहुविवाह। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें द्विपत्नी में क्या होता है? कई बार स्त्री पत्नी के संतान न होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाए। जैसे पहली शादी हुई, किसी व्यक्ति की एक शादी हुई और उस पत्नी से उसको संतान नहीं हो रहा है, तो क्या करता है? दूसरी शादी कर लिया जाता है, तो क्या होगी? 2 पत्नी हो जाती हैं। तो वर्तमान में इस विवाह पर कानूनी रोक लगा दिया गया। क्या लगा दिया? कानूनी रोक लगा दिया गया है। और यह प्रथा अभी एस्किमो और आरेगन जनजाति में मिलती। कहाँ पर? एस्किमो और आरेगन जनजातियों में देखने को मिलता है। आगे बहुपत्नी विवाह। इसमें प्रथा जो बहुपत्नी विवाह की प्रथा जो होती है, यह नागा, भील, गोंडा और बैगा में पाई जाती हैं। और यह कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नागा, भील, गोंड, बैगा में पाई जाती है और यह 2 प्रकार की होती है, भगनी विवाह और अभगनी विवाह। भगनी विवाह क्या होता है कि जो इसे एक पुरुष है, उसकी एक पत्नी है। तो जो एक जैसे समझिए एक पुरुष है और इसकी ढेर सारी पत्नियां हैं। ये जैसे जितने हैं ये सब ढेर सारी इसकी पत्नियां हैं। इसकी जो पत्नियां हैं ये आपस में परस्पर बहनें हैं। क्या है? ये आपस में परस्पर बहनें, जिसे क्या कहेंगे? भगनी बहुपत्नी विवाह। जब आपस में परस्पर बहनें होंगी तो उसे भगनी कहेंगे। और जब कई पत्नियां हैं लेकिन आपस में परस्पर वो लोग बहनें नहीं हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अभगनी बहुपत्नी विवाह। अगला बहुपति विवाह। बहुपति विवाह को मैक्लेलन ने सर्वप्रथम बहुपत्नी एवं बहुपति का उल्लेख किया। किसने? मैक्लेलन ने ही सर्वप्रथम बहुपत्नी और बहुपति विवाह का उल्लेख किया था। किसने? मैक्लेलन ने। और बहुपति विवाह को ही तिब्बती प्रथा भी कहा जाता है। क्या? तिब्बती प्रथा भी कहा जाता है। बहुपति विवाह की प्रथा जो है संथाल, खस, राजपूत, टोडा और उराव जनजाति में देखने को मिलती है। और यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला भात्रक होता है, दूसरा अभात्रक। जैसे उसमें भगनी था और अभगनी थी। जो पत्नियां थी परस्पर जो बहनें थी तो भगनी कहलाती थी, और जो परस्पर बहनें नहीं थी वह अभगनी कहलाती थी। वैसे भात्रक और अभात्रक जो जैसे पति है पर एक महिला है, ऐसे समझिए। जैसे एक महिला उसके कई पति हैं, उसके 3-4 पति हैं। मान लो 5, जैसे द्रौपदी वाला 5 पति थे, तो क्या थे? आपस में परस्पर भाई थे वो लोग। आप जब आपस में परस्पर भाई हैं तो क्या कहलाएगा? वह भात्रक बहुपति विवाह कहा जाएगा। और जब कई पति हों और वो परस्पर आपस में भाई नहीं हैं तो वह क्या कहलाएगा? वह अभात्रक बहुपति विवाह कहलाएगा। अगला है समूह विवाह। समूह विवाह की प्रथा जो है यह ऑस्ट्रेलिया की माओरी जनजाति में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें पुरुषों का एक समूह और स्त्रियों के एक समूह से, एक पुरुषों का समूह है और इधर एक स्त्रियों का समूह है, तो ये लोग क्या करेंगे? आपस में विवाह करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? यह समूह विवाह कहलाता है। अगला है विवाह के उद्देश्य। चलिए देखते हैं विवाह के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। मालिनोव्स्की के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य होते हैं। कितने? 3 उद्देश्य होते हैं। प्राणशास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होते हैं। और रॉबिन फॉक्स का इतना ही याद करिए, इसे अंदर घुस के नहीं पूछेगा कि मालिनोव्स्की तीन प्रकार के उद्देश्य बताए हैं, प्राणशास्त्रीय, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। जैसे पूछिए एग्जाम में मालिनोव्स्की ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं? 3 उद्देश्य बताए हैं।
हो गया। इसके बाद पूछे मौलिनस्की ने विवाह के जो 3 उद्देश्य बताए हैं उसमें कौन सा एक नहीं है। जैसे प्राणशास्त्री दे दिया, बी सांस्कृतिक, सी मनोवैज्ञानिक और डी दे दिया सामाजिक। अब पूछ ले इसमें कौन सा नहीं है, तो आप लगाएंगे सामाजिक इसमें से नहीं है। यदि पूछ लें कि कौन सा है, प्राणशास्त्री है, सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, ठीक। और उसमें 1-2 कूट करके ऑप्शन दे तब भी आप लोग वहाँ से प्राणशास्त्री, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक छाड़ के 1 2 3 लगा देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है रॉबिन फॉक्स। रॉबिन फॉक्स ने भी 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला वैध एवं संतुष्टि होना चाहिए, दूसरा संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए और तीसरा भावात्मक संतुष्टि होना चाहिए। ये कौन कहे हैं? रॉबिन फॉक्स कहे हैं। और आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि आप लोग साथ साथ में ही नोट्स अपना तैयार करते चलिए। यदि नोट्स ना तैयार करें, अगर यदि आप लोग चाहें तो पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल से लिंक कर लीजिए। इसके बाद आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग पीडीएफ को चाहे खुद से अपना नोट डाउन कर लीजिए या पीडीएफ निकलवा लीजिए, जैसे आप लोग की सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी अपना नोट से तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आप लोग कई बार आसानी से रिविजन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं मर्डाक। मर्डाक क्या कहते हैं? मर्डाक जो थे 250 समाजों, कितने? 250 समाजों का यह तुलनात्मक अध्ययन किए थे। इसके बाद मतलब 250 समाज के अध्ययन करने के बाद मर्डाक ने बताया विवाह के 3 उद्देश्य पाए जाते हैं। कौन कौन से? यौन संतुष्टि होता है, आर्थिक सहयोग एवं बच्चों का पालन पोषण होता है और समाजीकरण होता है। विवाह के 3 उद्देश्य यह मर्डाक ने बताया है। आगे विवाह की उत्पत्ति। इसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि मर्डाक ने कितने समाजों का अध्ययन किया है, 200, 300, 400, 250, तो आप लोग क्या लगाएंगे? 250। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजीटी के एग्जाम। टीजीटी तो नहीं होता सोशियोलॉजी से, लेकिन पीजीटी होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको आप लोग तैयार कर लेंगे। इसमें वही कंटेंट दिया गया जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, सबको नहीं शामिल किया गया, क्योंकि है तो बहुत बड़ा, पीजीटी के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो एग्जाम में आ सकता है मेन की पॉइंट वही इसमें हम शामिल किए हैं। तो आप लोग अपना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट्स साथ में बनाते चलिए। चलिए आगे देखते हैं विवाह की उत्पत्ति। विवाह की उत्पत्ति जो है मार्गन का उद्विकास सिद्धांत। मार्गन जो है यह 5 चरण या अवस्था बताए हैं। पहला है यौन साम्यवाद, समूह विवाह, सिंडेस्मियन विवाह, बहुपत्नी विवाह और एक विवाह। 5 प्रकार के उद्विकास मार्गन बताए हैं। और सिंडेस्मियन विवाह क्या है? जिसमें एक पुरुष एक महिला से शादी करता है। सिंडेस्मियन विवाह में क्या होता है? एक पुरुष जो होता है वह एक महिला से शादी करता है, लेकिन उसकी सभी बहनें उसकी पत्नी मानी जाती। जैसे एक व्यक्ति हो गया, जैसे एक व्यक्ति है वह एक महिला से शादी किया, ठीक। शादी करने के बाद इस महिला की कई ढेर 2 3 4 जो भी हैं बहनें हैं, तो उसकी क्या होगी? इस व्यक्ति की ये जो बहनें हैं सारी उसकी पत्नी समझी जाएंगी, सारी पत्नी मानी जाएंगी। वही है सिंडेस्मियन विवाह। अब वेस्टरमार्क के अनुसार परिभाषा दी गई है, अपनत्व एवं ईर्ष्या की भावना के कारण ही हमेशा से विवाह का स्वरूप एक ही विवाह ही रहा। मतलब वेस्टरमार्क जो हैं यह एक विवाह पर ही जोर दिए हैं, न कि 2 विवाह बहुविवाह नहीं। तो जब एक विवाह की बात आए तो आप लोग वहाँ पे वेस्टरमार्क को ही टिक करना। अपनत्व एवं ईर्ष्या की भावना के कारण हमेशा से ही विवाह का स्वरूप एक ही रहा है। आगे है बैकोफन। बैकोफन क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक विवाह की बात की। कितना? बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और एक विवाह की बात की। कौन? बैकोफन किए हैं। अब विवाह से संबंधित कुछ नियम है, आप लोग उसको देख लीजिए। जैसे एक का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। यदि मान लो परिभाषा से नहीं आए तो यहाँ से तो ज़रूर आएगा। ये आपको एक क्वेश्चन तो मिलना, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जो संबंधित नियम है आपको मिल ही जाना है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अंतर्विवाह, अंतर्विवाह को एंडोगामी भी कहते हैं। अंतर्विवाह को एंडोगामी कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? अंतर्विवाह में जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह या जाति या धर्म से करना होता है। अंतर्विवाह में जब विवाह होता है तो विवाह अपने ही जाति, अपने ही समूह, अपने ही धर्म में विवाह करना क्या कहलाता? अंतर्विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह या एक्जोगामी,
इसमें क्या होता है, अपने गांव या गोत्र से, अपने समूह से, अपने समूह से, अपने गांव से, अपने गोत्र से जब बाहर विवाह करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह बहिर्विवाह या एक्सोगैमी कहलाता है। अगला है अनुलोम विवाह, इसे इंग्लिश में हाइपरगैमी भी कहते हैं। आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान दीजिए, यदि एग्जाम में अनुलोम प्रतिलोम ना पूछा तो हाइपरगैमी पूछ लिया, हाइपोगैमी पूछ लिया तो आप लोग वहाँ फंस जाएंगे। हिंदी में ही हाइपरगैमी लिख के दे दिया तो वह आप लोग हिंदी के साथ इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए। तो अनुलोम विवाह या हाइपरगैमी, इसमें क्या होता है, उच्च वर्ण का वर निम्न वर्ण की वधू से जब विवाह होता है, जैसे उच्च वर्ण का लड़का हो और निम्न वर्ण की लड़की के बीच में जो विवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ऐसे समझिए, अनुलोम विवाह जैसे जो अभी हमारे समाज में जिस तरह से शादियां होती हैं, जैसे हम जब भी शादी होती है तो अपने से उच्च वर्ण का लड़का देखा जाता है, अपने से मतलब उच्च से गोत्र होता है, तो अपने से जो उच्च गोत्र का लड़का होता है निम्न गोत्र की लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन जब निम्न गोत्र की लड़की होती है, सॉरी, जब उच्च गोत्र की लड़की होती है तो निम्न गोत्र की लड़की से शादी बहुत कम ही देखने को मिलता है या कि ना के बराबर दिखता है। तो उच्च गोत्र का लड़का और निम्न गोत्र की लड़की, मतलब उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की के बीच जब विवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह या हाइपरगैमी विवाह। अगला है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, उच्च वर्ण की वधू हो और निम्न वर्ण का वर हो, उसे प्रतिलोम या हाइपरगैमी कहते हैं। जैसे समाज में उच्च वर्ण की लड़की हो और निम्न वर्ण का लड़का हो तो ऐसा विवाह बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है, तो यह उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, प्रति या हाइपरगैमी कहेंगे। तो आप लोग ऐसे कोरिलेट जो समाज को देखते हुए ऐसे तैयार करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो आप लोग इसको जैसे जो प्रतिलोम वो होता है जो समाज में नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है, उसको सब उल्टा समझते हैं। तो क्या है, प्रतिलोम होगा, हाइपरगैमी होगा, उच्च वर्ण की वधू हो और निम्न वर्ण का वर हो। अगला है अगम्यागमन या निकटाभिगमन, जिसे इंसेट टैबू भी कहते हैं। इसमें क्या है, निकट के लोगों से विवाह नहीं, मतलब जो निकट संबंधी होते हैं उनके बीच विवाह नहीं हो सकता या निषेध है, तो उसे अगम्यागमन या निकटाभिगमन कहेंगे। आगे पतिभ्राता विवाह। पतिभ्राता विवाह क्या है, इसका भी ये सब का इंग्लिश भी साथ में तैयार करना जरूरी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो पतिभ्राता जैसे पूछ ले लेवी रेट क्या है, लेवी रेट क्या है, सोरो रेट क्या है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो लेवी रेट को क्या कहेंगे, पतिभ्राता विवाह को लेवी रेट भी कहेंगे। जैसे पति के मरने के बाद छोटे भाई से विवाह, जैसे पति की डेथ हो गई और जो उसकी पत्नी है उसके देवर से विवाह हो जाए, एक तरह से लेवी रेट को ही देवर विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवर विवाह भी इसे कहते हैं, या लेवी रेट कहिए या पतिभ्राता विवाह कहिए, मतलब पति के भाई से विवाह हो तो वह क्या कह रहेगा, लेवी रेट। और शाली विवाह में सोरो रेट में क्या होता है, यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे उच्चे रहते छोटे थे, मतलब देखभाल के लिए, तो इससे अच्छा अगर उसकी छोटी बहन है तो छोटी बहन से विवाह हो जाता है। जब छोटी बहन से विवाह हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, सोरो रेट या शाली विवाह कहेंगे। आगे है समांतर भाई बहन विवाह। समांतर भाई बहन विवाह में क्या होता है, पैरेलल कजिन मैरिज से क्या कहेंगे, पैरेलल कजिन मैरिज भी कहेंगे। जैसे एक माँ का दूध ना पियो, जैसे चाचा की लड़की हो गई, मामा की लड़की हो गई, तो बहन है समांतर से, पिता एक ही हैं, माँ अलग अलग हैं, तो एक माँ की जैसे एक पिता हैं, ये पिताजी हैं, एक मिनट, जैसे यहाँ देखो ये पिताजी हैं, ठीक है, और ये माता जी हैं, ये दोनों माता जी को जो संतानें हुई हैं तो ये परस्पर में, मतलब इनके बच्चे का दूध यही पिए हैं, इनके बच्चे का दूध यही पिए हैं, तो जो माता मतलब ये परस्पर एक दूसरे का दूध नहीं पिए हैं बच्चे दूसरे माँ का, तो वहाँ पे क्या होगा, इनके बच्चों और इनके बच्चों में परस्पर शादियाँ हो सकती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, समांतर भाई बहन विवाह कहेंगे। आगे ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह, इसे क्रॉस कजिन मैरिज भी कहते हैं। जैसे मामा फूफा के लड़के या लड़कियों में जब विवाह हो जाता है तो उसे ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह या क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। अगला है हिंदू धर्म में
विवाह के स्वरूप पाए जाते हैं। तो कौन कौन से स्वरूप हैं? तो मनुस्मृति में विवाह के 8 स्वरूप बताए गए। कैसे? 8 स्वरूप। कितने स्वरूप बताए गए हैं? 8 स्वरूप। यह एग्जाम में पूछ सकता है कि मनुस्मृति में विवाह के कितने स्वरूप बताए गए? 8 स्वरूप बताए गए। या ऐसे पूछ, हिंदू विवाह में विवाह के कितने प्रकार हैं, कितने स्वरूप, कितने प्रकार है? प्रकार तो 2 होंगे। जब पूछेगा कि स्वरूप कितने हैं तो 8 होते हैं। कितने? 8। पहला है ब्रह्म विवाह, जिसे सर्वश्रेष्ठ विवाह या वर वेद ज्ञाता, या इस जो ब्रह्म विवाह में जो उत्पन्न पुत्र होते हैं वह 21 पीढ़ी को पवित्र करते हैं। कितने? 21 पीढ़ियों को वह पवित्र करते हैं। इसलिए ब्रह्म विवाह जो सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है, और हिंदू में यही विवाह होता भी है। अगला है दैव विवाह। दैव विवाह में यज्ञ कार्य में निपुण पुरोहित के साथ कन्या की शादी करा दी जाती है, तो वह दैव विवाह कहलाता है। आगे है आर्ष या ऋषि विवाह। आर्ष या ऋषि विवाह में ऋषि कन्या के जिस ऋषि को, जैसे कोई ऋषि हैं और किसी कन्या से शादी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कन्या के जो पिता होंगे, इनके पिता को एक गाय, गाय पृथ्वी की प्रतीक होती हैं, एक गाय और एक बैल, जो धर्म का, गाय क्या होती है? गाय पृथ्वी की प्रतीक होती है और बैल धर्म का प्रतीक होते हैं। तो ऋषि कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल देकर उस कन्या से विवाह कर सकता है। वह विवाह आर्ष या ऋषि विवाह कहलाएगा। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो है यह भी ब्रह्म विवाह के ही समान है। आगे है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? क्रय किया जाता है। क्या होता है? कन्या का क्रय किया जाता है। जो कन्या के माता पिता होते हैं, वर उनको पैसा दे के कन्या से शादी करता है, तो उसे असुर विवाह कहते हैं। अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह या लव मैरिज भी कहते हैं। आगे राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वह है जिसमें छल कपट, अपहरण या युद्ध के द्वारा जब कन्या से विवाह किया जाता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह जो है सबसे निकृष्ट कोटि का है, सबसे खराब कोटि का है। इसमें पैशाच विवाह सबसे गंदा माना जाता है। इसमें किसी कन्या से बलात्कार करने के बाद, कोई लड़की है उसके साथ यदि बलात्कार हो जाता है, बलात्कार करने के बाद शादी करते हैं, तो वह पैशाच विवाह कहलाता है। जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, इसमें से 8 प्रकार के विवाह में 4 जो होते हैं 4 प्रशस्त माने जाते हैं और 4 अप्रशस्त। 4 जो होते हैं उच्च कोटि के माने जाते हैं, अच्छा माना जाता है, और जो 4 नीचे के विवाह इनको निम्न कोटि का माना जाता है। जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये चारों क्या है? जिसको अच्छा माना जाता है, प्रशस्त विवाह। और 4 असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह को अप्रशस्त माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं विवाह। हिंदू विवाह में कुछ निषेध हैं, जैसे अनुलोम प्रतिलोम। अंतर विवाह में क्या होता है? जीवन साथी का चुनाव अपने समूह या जाति धर्म से किया जाता है। बहिर्विवाह में अपने समूह, गांव, गोत्र, प्रवर, सपिंड से बाहर विवाह करना चाहिए। गोत्र क्या होता है? गोत्र में क्या होता है? काल्पनिक पूर्वज जो होते हैं वह 8 ऋषियों के वंशज माने जाते हैं। अगला है सप्रवर क्या है? प्राचीन समय में यज्ञ के समय पुरोहित अपने प्रसिद्ध ऋषि पूर्वजों का नामोच्चारण करते थे और सम्मान में ऋषि का नामोच्चारण करने वाले अपने को एक ही प्रवर का मानते थे। जैसे एक ही प्रसिद्ध ऋषि और पूर्वज का नामोच्चारण करते थे जब यज्ञ वगैरह करते थे, और उनके समान ही इतने ऋषि का नाम लेते थे। ऋषि का नामोच्चारण करने वाले को अपने ही एक ही प्रवर को मानते थे, तथा विवाह निषेध था। मतलब एक ही प्रवर को जो मानते थे वहाँ पे विवाह निषेध था। वर्तमान में यज्ञ का प्रचलन समाप्त होने से इसका भी अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। आगे सपिंड विवाह में है कि मृत व्यक्ति को पिंडदान देते। जैसे जब व्यक्ति किसी से माता पिता किसी के भी जब डेथ हो जाती है तो पिंडदान करते हैं। जो पिंडदान करते हैं, पिंडदान देने वाली जो कुछ पीढ़ियां हैं, क्या हैं? कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक है, जैसे मातृ पक्ष एवं पितृपक्ष दोनों पक्षों से होता है। जैसे सपिंड में क्या होता है? मृत व्यक्ति को
पिंडदान देने वाली कुछ पीढ़ियों में विवाह पर यह रोक मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों पक्ष से होते हैं। अगला है संस्कार। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें विवाह 15वें नंबर पर आता है। और मनुस्मृति के अनुसार 13 प्रकार के होते हैं और विवाह जो होता है 12वें नंबर पर आता है। आगे हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित कुछ हैं, कुछ नियम है। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, इसको देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, यह 18 मई 1955 को लागू हुआ था। और इसमें संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 1976 में इसमें संशोधन हुआ था और कुल धारा 30 हैं। धारा 2 में हिंदू सिख जैन बौद्ध, धारा 2 में सिख जैन बौद्ध को ही हिंदू माना गया है। आगे मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह को निकाह कहते हैं। मुस्लिम विवाह में विवाह न कह के निकाह कहते हैं। मुस्लिम विवाह में विवाह जो होता है वह एक दीवानी समझौता होता है। क्या होता है, वह एक समझौता होता है। मेहर। मुस्लिम विवाह में जो मेहर होती है उसे क्या कहते हैं, मेहर। वह धन या संपत्ति है जो पति पत्नी के सम्मान में देता है। इसे कन्या मूल्य नहीं कह सकते, क्योंकि इस संपत्ति पर कन्या के पिता का नहीं बल्कि कन्या का ही अधिकार होता है, तो उससे मेहर कहते हैं। मेहर जो होता है वह लड़के के द्वारा लड़की को दिया जाता है और इस पर सिर्फ लड़की का ही अधिकार होता है, न कि लड़की के पिता का। आप लोग ऐसे समझिए। चलिए देखते हैं मेहर कितने प्रकार के होते हैं। मेहर 4 प्रकार के होते हैं। मेहर 4 प्रकार के होते हैं। निश्चित मेहर, उचित मेहर, सत्वर मेहर और संस्थागत मेहर। निश्चित मेहर में यह विवाह के समय या पूर्व पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। और उचित मेहर में यदि निकाह के समय तय न हो तो अदालत बाद में तय करती है। उचित मेहर में क्या होता है, यदि निकाह के समय मेहर नहीं तय हुआ, बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई या तलाक वगैरह हो रहा, तो फिर अदालत तय करती है कितना मेहर दिया जाएगा। सत्वर मेहर। सत्वर मेहर में विवाह पूर्व या सहवास पूर्व पति को चुकाना पड़ता है। सत्वर मेहर में क्या होता है, निकाह हो गया तो सहवास से पूर्व पति को चुकाना पड़ता है। पति जब सुहाग रात होती है, पति पहले पूछ लेता है कि आपको मेहर चाहिए, तो मेहर मतलब उसको चुकाना पड़ता है। तो मेहर चुकाने के बाद ही वह सहवास कर सकता है। अगला है स्थगित मेहर। स्थगित मेहर में विवाह के समय यह तय हो जाता है। स्थगित मेहर जो होता है या विवाह के समय या निकाह के समय ही तय हो जाता है, किंतु तलाक होने पर या मरने पर दिया जाता है। जैसे विवाह हो गया, विवाह होने के समय तय हो गया कि आपको इतना मेहर दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया, कि तलाक होने पर या मरने पर यह मेहर वापस किए। जैसे पति मर गया तब उसको मेहर कौन वापस करेगा, तो पति के जो सगे संबंधी हैं, उनके भाई हैं, पिता हैं, तो वो लोग मेहर को वापस करेंगे। अगला है मुस्लिम विवाह के प्रकार। मुस्लिम विवाह के प्रकार में पहला है निकाह। निकाह को वैध विवाह कहते हैं या अस्थायी प्रकृति की होती है। यह मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार निकाह होता है। अगला है मुताह। मुताह विवाह जो होता है यह सुन्नियों में केवल अस्थायी ही होता है। सुन्नियों में अस्थायी होता है, किंतु शिया में जो शिया संप्रदाय होते हैं उनमें यह अस्थायी माना जाता है। और मुताह विवाह जो होता है यह कुछ निश्चित समय के लिए होता है। मुताह विवाह में महिला का संपत्ति में अधिकार तो नहीं होता, किंतु यदि संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसको पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। जैसे मुताह विवाह जो है, इसमें शादी तो हो जाती, निकाह को भी स्थायी माना जाता है, लेकिन उसमें पत्नी जो होती है उसको पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। यदि बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उसको पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। मुताह विवाह को ही मोहम्मद साहब ने इसे वेश्यावृत्ति की बहन कहा। क्या कहा है, वेश्यावृत्ति की बहन मोहम्मद साहब ने मुताह विवाह को कहा है। अगला है विवाह फासिद विवाह। फासिद विवाह को अवैध विवाह या 5वीं पत्नी को वैध बनाना। जैसे मुस्लिम विवाह में क्या होता है, 4 विवाह आप कर सकते हैं। 4 विवाह जो होता है वह वैध होता है, लेकिन 5वां विवाह अवैध माना जाता है। यदि आप 4 विवाह किए हैं, इसके बाद भी 5वां शादी कर लेते हैं,
तो वह अवैध हो जाता है। तो उसी को वैध बनाने के लिए, पांचवी पत्नी को वैध बनाने के लिए फासिद विवाह कहा जाता है। इस वजह से गैर इस्लामी को इस्लाम कबूल कराना, जैसे किसी स्त्री से शादी कर लिए, वह इस्लाम धर्म की नहीं है, वह गैर इस्लाम की, तो उसमें तो इस्लाम धर्म कबूल कराएंगे, सब क्या है, फासिद विवाह। अगला है बातिल या शून्य विवाह। इसमें विवाह की शर्तों का उल्लंघन, यदि विवाह की शर्तों का उल्लंघन करें और रक्त संबंध में शादी कर लें तो वह क्या कहलाता है, बातिल या शून्य विवाह, उसे विवाह नहीं माना जाता है। आगे है विवाह से संबंधित कुछ अधिनियम है, एक्ट हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। कब? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1869 में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम और 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम। कब? 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम। 1909 में आनंद विवाह अधिनियम, या सिखों के लिए आनंद विवाह अधिनियम आया था 1909 में। और 1929 में शारदा अधिनियम, 1929 में शारदा अधिनियम आया था। इसके अंतर्गत महिला या लड़की की आयु 14 वर्ष और पुरुष लड़के की आयु 18 वर्ष निश्चित किया गया था। अगला है 1936 में पारसी विवाह अधिनियम 1936 में लागू किया गया था। और मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत 1937 में आया था। 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। और 1954 में विशेष विवाह अधिनियम। यहाँ से मिलान करने की के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम और 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था। 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। महिला की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष तय की गई थी। और 2021 एक्ट के द्वारा मेल और फीमेल दोनों का जो विवाह की उम्र है कितना तय किया गया है, 21 वर्ष तय कर दी गई है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप लोग अपना नोट्स साथ साथ में ज़रूर तैयार करते चलिए। थैंक यू।